नमस्कार। संतोष पाठक ऑफिशियल पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी, स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। माफी के साथ, क्योंकि वीडियो फ्रीक्वेंटली हम नहीं डाल पा रहे, क्योंकि मैं खुद ट्रेवल कर रहा हूँ, अपने गांव आया हुआ हूँ, बिहार की धरती पर आया हुआ हूँ, तो बहुत ज्यादा वीडियो डाल नहीं पा रहे, क्योंकि लगातार कई तरह के फंक्शन, कई तरह के कार्यक्रम है। लेकिन बिहार की राजनीति बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गई है। और दिलचस्प कैसे हो गई है कि कुछ महीनों पहले तक जिस नेता की विदाई की गाथाएं गाई जा रही थी, जिस नेता के रिटायरमेंट की बात कही जा रही थी, जिस नेता के मार्गदर्शक मंडल में बैठे जाने की बात कही जा रही थी, उससे कई हजार किलोमीटर दूर विदेश की धरती पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नींदें उड़ गई हैं। मोदी और शाह को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। और बड़ा दिलचस्प शिव जी ये हो गया है बिहार में कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को भी समझ में आ गया कि भैया नीतीश कुमार ने वो खेल कर दिया जिस खेल का अब उनके पास कोई तोड़ नहीं है। और इसके बाद ये तीनों नेता हैरान परेशान तो है, लेकिन शाह ने लड़ झगड़ कर, नीतीश कुमार से लड़ झगड़ कर जो उनका एक महत्वपूर्ण मंत्रालय अपने नेता को दिलवा दिया, उस नेता को भी समझ में नहीं आ रहा कि भैया जब डीजीपी मेरी नहीं सुनेगा, एसएसपी मेरी नहीं सुनेगा, एसपी मेरी नहीं सुनेगा, डिप्टी एसपी मेरी सुनेगा नहीं, तो गृह मंत्रालय क्या मुझे झुनझुना बजाने के लिए दे दिया है? ये एक बड़ा सवाल है कि नीतीश ने किस तरह से बड़ी साफ गोई से भारतीय जनता पार्टी को ठेंगा दिखा दिया। आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, और कहा तो यहां तक जा रहा है कि नीतीश अगले 10 दिनों में कुछ ऐसा बड़ा खेला कर सकते हैं जिसके बाद तमाम किंतु परंतु की संभावनाएं खत्म हो जाएगी। तो उससे जुड़े तथ्यों को एक एक करके मैं आपके सामने, हम दोनों लोग इस स्टोरी में आपके सामने रखेंगे, और उसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि आप कितने सहमत हैं हमारी बात से और कितने असहमत हैं हमारी बात से। और हमेशा की तरह शानदार तरीके से शुरुआत शिव जी करेंगे। जी शिव जी। आपको बता दें कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको मध्य प्रदेश ले चलता हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान। मोदी शाह को लगा कि मैं अपने खासम खास नरोत्तम मिश्रा को गृह मंत्रालय दे दूं तो शायद हमारी पकड़ बढ़ जाएगी, और गृह मंत्रालय देने के बाद हम मध्य प्रदेश की आपराधिक, राजनीतिक और उस सब पर एक पकड़ बनाएंगे। नरोत्तम मिश्रा को जब चार्ज दिया गया गृह मंत्रालय का, शपथ ग्रहण हो गई, गृह मंत्री बन गए, नरोत्तम मिश्रा पर यह चार्ज नहीं था। वो दरोगा से लेके डिप्टी एसपी तक का, एडिशनल एसपी से लेके एसपी तक का, डीजीपी तो बड़ी पोस्ट है, इन सब पोस्टों पर तैनात रहने वाले अधिकारियों को भी इधर से उधर नहीं कर सकते थे, क्योंकि डीओपीटी एक ऐसा विभाग है जो केंद्र में, लेकिन उसी के साथ विभाग सरकार, राज्य सरकारों में होती है सामान्य प्रशासन। सामान्य प्रशासन का विभाग ही ट्रांसफर पोस्टिंग का जरिया होता है, जो नीतीश कुमार के पास है। तो भैया प्रशासनिक गालियां तो खाओ आप सम्राट चौधरी, अपराध नहीं रुक रहा है और हम अधिकारी अब बदलेंगे नहीं। अब आया है आमने सामने पूरा खेल। पूरा खेल क्या है, और इसी सवाल को लेकर मैं पहुंचूंगा संतोष पाठक जी के पास कि पूरा खेल ऐसा खेल दिया, काजल की कोठरी में घुसेड़ दिया है, बिना दाग लगे वापस नहीं लौटोगे, क्योंकि उसका नाम ही है काजल की कोठरी। तो ये जो गृह मंत्रालय का चार्ज दे दिया गया, गृह मंत्रालय दे दिया गया, ये पूरा एक सोची समझी रणनीति के तहत है। नीतीश कुमार ने सामान्य प्रशासन और नियुक्ति विभाग अपने पास रखकर यह साबित कर दिया कि बेटा ट्रांसफर किसी का नहीं कर पाओगे, मेरे से अप्रूवल आएगा, सहमति होगी, तभी जाएगा ट्रांसफर। तो इस नहीं, और पूरे बड़ा खेल, जिस पूरे खेल में जितने उलझ गई है भाजपा, वो उसके लिए गर्म दूध हो गया है। पिएंगे तो आंतें जल जाएंगी, उगलेंगे तो लोग कहेंगे दूध पलट दिया। संतोष जी। देखिए शिव जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और एक बात मैं दर्शकों को बता दूं कि बिहार में नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने, चाहे वो बीजेपी के साथ रहे हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहे हो, दो विभाग उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। बड़ा दिलचस्प तरीके से बता दूं, एक तो गृह मंत्रालय और एक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जो विज्ञापन देता है, किसको? अखबारों को, टीवी चैनलों को, मैगजीन्स को। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जो पूरे राज्य में पोस्टर बैनर लगाता है, वो विभाग नीतीश कुमार ने कभी नहीं छोड़ा। गृह मंत्रालय कभी नहीं छोड़ा। इस बार जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है, विजय चौधरी जो कि जेडीयू से है, उनको दिया गया। और उसके बाद गृह मंत्रालय बीजेपी ने लड़ झगड़ कर तो ले लिया, लेकिन बीजेपी ने कैसे लिया मुझे समझ में नहीं आ रहा। महाराष्ट्र के नेता बातचीत में हावी थे, महाराष्ट्र के नेताओं को समझ क्यों नहीं आया, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। इस देश में जो पुलिस व्यवस्था है,
मैं आम दर्शकों के लिए बता दूं, दो तरह की पुलिस व्यवस्था होती है शिव जी। एक तो डीजीपी वाली पुलिस व्यवस्था होती है, एक जो पुलिस व्यवस्था होती है पुलिस कमिश्नरेट वाली होती है। महाराष्ट्र में डीजीपी तो है, लेकिन महाराष्ट्र में पुलिस कमिश्नरेट वाली व्यवस्था है, यानी मुंबई पुलिस कमिश्नर है, पुणे पुलिस कमिश्नर है, बड़े बड़े शहरों के पुलिस कमिश्नर है। इसलिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री का नाम आप सुनते होंगे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री की खबरें लगातार आती रहती है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने ये कहा, महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने ये किया। लेकिन किसी ने उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री का नाम सुना है कभी? किसी ने बिहार के गृह मंत्री का नाम सुना है कभी? क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में कमिश्नरेट की व्यवस्था हो गई है, जैसे लखनऊ में हो गई, वाराणसी में हो गई, गाजियाबाद में हो गई। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में प्रशासन के तौर पर देखा जाए तो वहां पर अभी भी डीजीपी की व्यवस्था है। बिहार में डीजीपी की व्यवस्था है, कमिश्नरेट की व्यवस्था नहीं है। और डीजीपी की व्यवस्था में क्या होती है, ये दर्शकों को बता देता हूं कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का जो मेन कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है वो आईपीएस अधिकारी नहीं होते हैं शिव जी। जहां भी डीजीपी की व्यवस्था होती है वहां आईपीएस अधिकारी लॉ एंड ऑर्डर के कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं होते हैं। वहां पुलिस को, चाहे पुलिस का कितना भी बड़ा अधिकारी हो, अगर उसको लाठियां मारनी है घुटने से ऊपर, मैं दोबारा बता देता हूं, एक पुलिस वाला इमरजेंसी की स्थिति में घुटने से नीचे लाठी मार सकता है। घुटने से ऊपर लाठी मारने के लिए, या लाठी चार्ज का आदेश देने के लिए, या शूट एंड साइट का ऑर्डर देने के लिए, गोली चलाने का ऑर्डर देने के लिए उस व्यवस्था में उसे एसडीएम से ही परमिशन लेनी होती है। और एसडीएम का मतलब होता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये तय करता है कि जिले का एसपी, जिले का एसएसपी कैसे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करेगा। इस बात को गौर से सुनिएगा। लेकिन जहां कमिश्नरेट की व्यवस्था होती है, जहां कमिश्नर प्रभावी होते हैं, वहां आईएएस अफसर की भूमिका नगण्य हो जाती है, आईपीएस अधिकारी की भूमिका सुप्रीम हो जाती है। और वहां वो तय करता है कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन किया जाए। अब बिहार में चूंकि मैंने कहा कि डीजीपी सिस्टम है, कमिश्नरेट की व्यवस्था नहीं है, तो बिहार में ये आईएएस अधिकारी को कंट्रोल कौन करता है, डीएम को कंट्रोल कौन करता है? दो चीजें, आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारी। मैं दोनों को बता देता हूं। सामान्य प्रशासन विभाग, किसी ने गौर नहीं किया होगा, बिहार सरकार ने जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें मंत्रालयों के विभागों का जो बंटवारा था, उसमें नीतीश कुमार के नाम के आगे पहला जो मंत्रालय था शिव जी, अब मैं दर्शकों से कहूंगा जाके गौर कर ले, पहला मंत्रालय था सामान्य प्रशासन। सामान्य प्रशासन ही ट्रांसफर पोस्टिंग करता है, सामान्य प्रशासन ही आईएएस आईपीएस की पोस्टिंग करता है। दूसरा, मंत्रिमंडल सचिवालय। अब गृह मंत्री सम्राट चौधरी हो गए तो डीजीपी तैनात नहीं कर सकते हैं शिव जी। वो डीजीपी जो है वो मंत्रिमंडल सचिवालय तय करेगा, यानी डीजीपी मंत्रिमंडल सचिवालय तय करेगा, यानी नीतीश कुमार तय करेंगे। अब डीजीपी अगर नीतीश कुमार बनाएंगे, डीजीपी अगर मंत्रिमंडल सचिवालय बनाएगा, तो सम्राट चौधरी की क्यों सुनेंगे? तीसरा विभाग जो नीतीश कुमार ने अपने पास रखा, निगरानी, जो विजिलेंस वाली विभाग कही जाती है। तो जाहिर सी बात है कि तमाम मंत्रियों की निगरानी होगी, तमाम नेताओं की भी निगरानी होगी। चौथा विभाग रखा निर्वाचन, जो चुनाव वाला है। और इसके अलावा जो कोई विभाग किसी मंत्री के पास नहीं दिए गए, वो नीतीश कुमार को दिया गया। तो अब ये देखिए कि डीजीपी की नियुक्ति नीतीश कुमार करेंगे, पुलिस के आला अधिकारियों की नियुक्ति नीतीश कुमार करेंगे, एलओ यानी लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाले जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे उनकी नियुक्ति नीतीश कुमार करेंगे, मुख्यालय के जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे डीजीपी के अलावा उनकी नियुक्ति जो है वो नीतीश कुमार करेंगे, जिलों के पुलिस कप्तान की नियुक्ति जो है वो नीतीश कुमार करेंगे। और यहां तक जाने के बाद व्यवहारिक परिस्थितियां ये होगी कि जिलों के डिप्टी एसपी की नियुक्ति भी नीतीश कुमार करेंगे। लेकिन लेकिन जब भी कहीं अपराध होगा, जब भी कहीं हत्या होगी, जब भी कहीं अपहरण होगा, जब भी कहीं भयानक अपराध होगा, तो खबर में क्या आएगा? जिम्मेदार कौन? अमित शाह द्वारा बनाए गए बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी। और सम्राट चौधरी की हैसियत क्या है? सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो बिहार में जो हवा है, बिहार के लोगों में जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि अब सम्राट चौधरी के जरिए गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी अमित शाह ही संभालेंगे शिवजी। वो अमित शाह जो गृह मंत्री के तौर पर दिल्ली के बम ब्लास्ट को रोक नहीं पाए, वह गृह मंत्री अमित शाह जो गृह मंत्री के तौर पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को रोक नहीं पाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और वहां के उपराज्यपाल केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अधीन है। अब वही अमित शाह जिस तरह से मनोज सिन्हा के जरिए वो जम्मू कश्मीर को चलाते हैं, जिस तरह से दिल्ली के उपराज्यपाल के जरिए वो दिल्ली को चलाते हैं, उसी तरह से अब वो अपने बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी के जरिए बिहार को चलाएंगे। यानी जब जब कानून व्यवस्था का मसला उठेगा, जब जब अपराध का मसला उठेगा, तो सम्राट चौधरी के साथ साथ
उंगलियां जो है वो अमित शाह पर उठेगी, लेकिन सम्राट चौधरी कुछ कर नहीं पाएंगे। और मैंने कहा ये कैसे समझ में आ गया, जीतन राम मांझी तो बोलने लग गए हैं कि कई बार एडजस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन ये उपेंद्र कुशवाहा को भी समझ आ गया, ये चिराग पासवान को भी समझ में आ गया। बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या क्या है शिव जी? अवैध शराब, नहीं शराबबंदी। सुशासन, नहीं, एक सवाल मेरा ले लीजिए, सुशासन बाबू के नाम से विख्यात नीतीश कुमार अब सुशासन कैसे चलाएंगे? इसको दूसरे तरीके से देखिए कि सुशासन की व्यवस्था हो नहीं पा रही थी, तो अब ये सोचा जा रहा था कि पर्ची कहां फाड़ी जाए। तो जैसे ही पर्ची फाड़ने की नौबत आई और बीजेपी की तरफ से आया गृह मंत्रालय, तो एक शर्त भी रखी गई, वो शर्त मैं आगे बता दूंगा दर्शकों को। तो अब ये पर्ची फटेगी किस पे? सम्राट चौधरी पे। ठीकरा फूटेगा किस पे? सम्राट चौधरी पे। दूसरे शब्दों में कहूं तो सीधे सीधे अमित शाह पर फूटेगा। अब आ जाते हैं सहयोगियों की क्या हालत हो गई। बिहार में आज की तारीख में कोई माने या ना माने, कोई कहे या ना कहे, लेकिन थानों की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया जो है वो अवैध शराब बन गया है। अब अवैध शराब है तो कहीं बनती होगी, कहीं से डिस्ट्रीब्यूट होती होगी, कहीं से बिकती होगी, कोई होम डिलीवरी का एजेंट होगा, किसी का मोबाइल नंबर होगा, वो इलाके का बड़ा आदमी होगा। बड़ा आदमी इन द सेंस कि उसको सकारात्मक रूप में मत लीजिएगा, इलाके का छटा हुआ बदमाश भी हो सकता है, इलाके का बदनाम नेता भी हो सकता है, वो लोग होंगे। अब उस सर्कल पर जब पुलिस कार्रवाई करेगी, भाई बीजेपी तो अपने नेताओं को समझा देती है कि थाने मत जाना, सिफारिश मत करना, बीजेपी बड़ी पार्टी है, बेचारे कार्यकर्ता डर कर सहम कर रह जाते हैं। यूपी में हम देखते हैं अच्छे अच्छे विधायकों की हिम्मत नहीं होती, सांसदों की हिम्मत नहीं होती कि वो फोन कर ले पुलिस वालों को, एसपी को या एसएचओ को। लेकिन सहयोगी दल तो छोटी पार्टी होती है। अब अगर चिराग पासवान अपने दो चार नेताओं को पुलिस से छुड़ा ना पाए तो कहां के नेता रहेंगे? उपेंद्र कुशवाहा छुड़वा ना पाए तो कहां के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष रहेंगे? जीतन राम मांझी पुलिस के मामले में दो चार लोगों की मदद ना कर पाए तो कहां से बड़े नेता रहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री? अब होगा क्या कि वो नीतीश कुमार को कहेंगे या जनता दल यूनाइटेड को कहेंगे, तो कहेंगे अरे आप ही के तो बीजेपी वाले संभाल रहे हैं मंत्रालय, उन्हीं को दे दिया है, सम्राट जी से कहिए ना। सम्राट चौधरी के पास जाएंगे, वो फोन करेंगे एसपी को, एसपी कहेगा जी सर मैं करता हूं, फोन रख देगा, उसके बाद करेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है उसे हटा तो सम्राट चौधरी सकते नहीं है। उसे हटा कौन सकता है? मुख्यमंत्री हटा सकते हैं। तो वो मुख्यमंत्री कार्यालय से, मुख्यमंत्री सचिवालय से दिशा निर्देश का इंतजार करता रहेगा। और सहयोगी दल आलोचना किसकी करेंगे? देखो सम्राट चौधरी को कहा काम नहीं हुआ। अब सच्चाई तो सम्राट चौधरी जानेंगे अपने मन में, और किस तरह से नीतीश कुमार उनके साथ खेल रहे हैं वो जानेंगे। अब सहमति का फॉर्मूला, समझौते का फॉर्मूला, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है जी। नीतीश कुमार के पास जैसे ही गृह मंत्रालय वाली बात आई, उन्होंने अपनी एक गुगली फेंक दी कि ठीक है हमें तो मंत्रालय का कोई लालच नहीं है, आप तो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इस बार हमारे कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि विधानसभा स्पीकर हमारा होता तो थोड़ा सा अच्छा होता। अब कैबिनेट की मीटिंग के टाइम तो तय हो गया है, लेकिन विधानसभा का विशेष सत्र होना है, एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाएगी। वो प्रोटेम स्पीकर परंपरा के मुताबिक सभी विधायकों को, बिहार के नवनिर्वाचित 243 विधायकों को विधानसभा सदस्यता की शपथ दिलाएंगे। उसके बाद स्पीकर का चुनाव होगा, और स्पीकर के चुनाव में नीतीश कुमार जो है, अब वो अपनी इच्छा जता चुके हैं कि इस बार हम विधानसभा का अध्यक्ष अपनी पार्टी का चाहते हैं। अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए परेशानी क्या है कि मुख्यमंत्री तो बना दिया, उनको लगता था कि अब नीतीश कुमार कुछ डिमांड नहीं रखेंगे, और जैसे ही उन्होंने गृह मंत्रालय की बात कही, नीतीश कुमार ने वो भी दे दिया। बीजेपी को लगा कि बम बम की सिचुएशन है, गृह मंत्रालय भी अपने पास आ गया है, और विधानसभा अध्यक्ष का पद भी अपने पास आ जाएगा, यानी पुलिस भी हाथ में और विधानसभा को चलाने वाले जो खेवनहार है वो भी अपने हाथ में। लेकिन हालत यह है कि नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय तो दिया, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग और नियंत्रण विभाग और निगरानी विभाग अपने पास रख लिया, और विधानसभा अध्यक्ष को लेकर वो अड़े हुए हैं कि विधानसभा अध्यक्ष हमारा होगा। और दर्शक कम कहे को ज्यादा समझ रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष हमारा होगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि याद दिला दूं 2015 का विधानसभा चुनाव, थोड़ा सा इससे भी पहले चले जाइए, 2010 का विधानसभा चुनाव, बंपर बहुमत 206 सीटें जीती थी एनडीए गठबंधन, लेकिन वो सरकार लंबे समय चल नहीं पाई, नीतीश कुमार का मन बदल गया। 2015 बंपर बहुमत से नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन जीता, बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन नीतीश कुमार उस सरकार को 5 साल नहीं चला पाए, उनका मन बदला, उन्होंने बड़े आराम से अपना साथी बदल लिया, लालू यादव की जगह भाजपा के उप मुख्यमंत्री बना दिए। 2020 का विधानसभा चुनाव, 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर चुनाव जीता, सरकार बनाई, लेकिन बीच में उनका मन डोल गया,
तो वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले गए। फिर उनका मन डोल गया तो वहां विपक्षी इंडिया गठबंधन बनाकर वो धीरे से एनडीए गठबंधन के साथ आ गए और फिर से एक बार वही कहानी दोहराई जा सकती है। 2025 का विधानसभा चुनाव, बंपर बहुमत, 200 का आंकड़ा पार, लेकिन अपने से ज्यादा बड़ी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी जब विधानसभा में जो संतुलन है, यानी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में जो विधायकों का अंतर है वो सिर्फ 4 विधायकों का अंतर है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की सुप्रीमेसी को सिर्फ 4 विधायकों के बल पर, पिछली बार तो बहुत अंतर था, 43 जेडीयू के थे, 74 भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन इस बार सिर्फ 4 विधायकों के बहुमत के आधार पर नीतीश कुमार बीजेपी की सुप्रीमेसी चलने नहीं देंगे, बीजेपी के आदेश को चलने नहीं देंगे। जाहिर सी बात है कि टकराव होगा, और टकराव होगा तो फैसला कौन करेगा? बिहार के विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है शिव जी, पहले आप अपनी बात रख दें तो वो भी दर्शकों को मैं जरा बता देता हूं। बिहार की पॉलिटिक्स बड़ी गंभीर मोड़ पर चल रही है। सत्ता का बांट चूंट तो हो गया, हिस्सा बांट हो गया, लेकिन किसी ने फोकस ये नहीं किया। परिवारवाद की दुहाई देने वाले नरेंद्र मोदी कई मंत्रियों विधायकों के पुत्रों को शपथ ग्रहण करा के ताली पीट रहे थे। जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं उन पर भी ताली पीट रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे। तो क्या यह भ्रष्टाचार का प्रमाण पत्र था, ये परिवारवाद का प्रमाण पत्र था, या फिर ये परिवारवाद सिर्फ लालू यादव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए है, बाकी सबके लिए खुला हुआ है? अगर बात करें हम उपेंद्र कुशवाहा की, तो उपेंद्र कुशवाहा खुद राज्यसभा सांसद, पत्नी विधायक और बेटा बिना विधायक बने मंत्री बन गया। 202 विधायकों में कोई मंत्री पद के लायक नहीं था। उपेंद्र कुशवाहा ने अगर अपने 4 विधायक जिताए तो 4 विधायकों में कोई मंत्री के पद के लायक नहीं था। अरे पत्नी को बना देते। लेकिन यह सौदा हुआ चुनाव का, एक एक वोट का सौदा हुआ भारतीय जनता पार्टी से। उस सौदा को वसूली के लिए बिना चुने हुए बेटे को मंत्री बनाकर एमएलसी के पद की जो सौदा हुई थी उसे पूरी की जाएगी। जनता खुश है, लालोट है, क्योंकि उसे 10,000 मिल गए हैं। यह सबका फायदा हो गया, इस चुनाव में सबका फायदा हो गया। आरजेडी जो उनका गठबंधन था वो 1,90,00,000 वोट पहले भी पा चुका था, उसी के आसपास पा गया। जनता को 10,000 रुपया मिल गया 1.5 करोड़ महिलाओं को। बीजेपी की सरकार वापसी हो गई। जनता दल यूनाइटेड जो बहुत नीचे आ गया था 40 सीटों पर, वो एक बार बढ़ के फिर 85 सीटों पर पहुंच गया। बीजेपी अपना तमगा बरकरार रख रही, सबके फायदे हैं। हम अपनी सीटें बरकरार रखी। चिराग पासवान जो राजनीति में एक खोने जा रहे थे, उन्होंने अपनी वापसी कर ली है। उपेंद्र कुशवाहा जो अंधेरे में पड़े हुए थे, उन्होंने अपनी वापसी कर ली है। तो सबका फायदा हो गया। नुकसान हुआ किसका? नुकसान हो गया एक रूपम करके जो नेता हैं, महिला नेत्री हैं, उनका। नुकसान हो गया तेजस्वी का। नुकसान हो गया राजेश राम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का। और सबसे बड़ा जो झटका लगा है वो पप्पू यादव को, जिस तरीके से उन्हें कल कांग्रेसियों ने घेर कर उनको जलील किया, बेइज्जत किया। और सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो हुआ वोटर का और उस युवा का जो रोजगार की राह देख रहा था, वो खाली हाथ रह गया। तो संतोष जी, क्या इस सबसे बिहार की पॉलिटिक्स पर, युवाओं के मन पर अब कोई छाप बची? देखिए शिव जी, हमें 3-4 चीजें समझनी होगी, और वो 3-4 चीजें क्या समझनी होगी, ध्यान से सुनिएगा। उपेंद्र कुशवाहा से जब पूछा गया कि आपने अपने विधायकों को मंत्री नहीं बनाया, अपने बेटे को मंत्री बना दिया, तो उन्होंने कहा कि हमारा पुराना एक्सपीरियंस ये रहा है कि बाहर वाले लोगों को मंत्री बनाते हैं तो पार्टी टूट जाती है। और आज इस शो में मैं आपके साथ बैठ के ये कह रहा हूं कि अगले 2 महीने बाद जब हम शो करेंगे तो उसका जिक्र करेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक टूट कर गए तो कहां गए। ध्यान रख लीजिएगा मेरी बात को। दर्शकों से भी मैं कहूंगा, कमेंट करके जरूर बताइए, जो बात उपेंद्र कुशवाहा ने कही, पार्टी उनकी इस बार भी नहीं बचने वाली है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड की समस्या दूसरी है। बड़े आराम से देखिएगा, 101 सीटों पर लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी 89, वोट मिला 20.1%। 101 सीट पर लड़ने वाली जनता दल यूनाइटेड 85, वोट मिला 19.3%, यानी 0.8% के लगभग, यानी लगभग जो है 0.25% के लगभग जो वोट प्रतिशत का अंतर है। जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार इसको पचाने को तैयार नहीं है। और मैं फिर बता देता हूं आपको,
नीतीश कुमार अगले कुछ महीनों में बिहार के विधानसभा में अपने आप को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाना चाहेंगे, तो वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी कैसे, जरा वो भी बता देता हूं। कांग्रेस पार्टी 6 विधायक जीते हैं, ध्यान दीजिएगा इस पार्टी पे। कांग्रेस पार्टी 6 विधायक जीते हैं। सीपीआई माले के 2 जीते हैं, जिनकी जाने की संभावना फिलहाल बहुत कम है। सीपीएम के 1 जीते हैं। आईआईपी इकलौते जीते हैं, उनके जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। और इसके अलावा ओवैसी की पार्टी के 5, हालांकि वो नीतीश कुमार अपने पाले में वो नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन लेकिन जिस दिन नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से विदा होने का मन बना लेंगे, उस दिन आप ये मानकर चल लीजिए कि उनके अपने सहयोगी यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी के जो 5 विधायक है और आरएलएम यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के जो 4 विधायक है, इन सब पर नीतीश कुमार की नजर रहेगी। और नीतीश कुमार की पूरी कोशिश बहुत ज्यादा होगी कि जो उनका 85 का आंकड़ा है, उसको किसी भी तरह से वो 97, 98, 99 के आंकड़े से पार पहुंचाए। और गृह मंत्रालय भले ही बीजेपी के पास आ गया हो, लेकिन अधिकारी नीतीश कुमार के हैं। ध्यान दीजिएगा, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान 14 नवंबर को जब गिनती हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी की टैली एक बार 94-95 पर पहुंच गई थी, लेकिन अचानक उन सभी सीटों पर जिस पर कांटे की टक्कर चल रही थी, 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे, एनडीए के उम्मीदवार जीते थे, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में जिन जिन सीटों पर कांटे की टक्कर चल रही थी, उन उन पर बीजेपी के उम्मीदवारों की हार हुई। क्या यह अकारण हो गया? क्या यह अचानक हो गया? ये अपने आप में जानने वाली बहुत दिलचस्प बात है। तो समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री विदेश में भी चैन से नहीं रह पा रहे हैं। वैसे भी विदेश वो बड़ी मुश्किल से जाने का मौका मिलता है, क्योंकि जहां जहां वो यात्रा का प्रोग्राम बना लेते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जाने लगते हैं। अब बेचारे अमेरिका के दौरे पर नहीं जा पाए नरेंद्र मोदी, फिर उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के जो एनुअल जो मीटिंग होती है, उसमें नहीं जा पाए कि ट्रंप मिल जाएंगे। फिर आसियान के समिट में जाने का मन बनाया तो पता लगा डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, तो वहां भी नरेंद्र मोदी नहीं गए। अब दक्षिण अफ्रीका में G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा है, जैसे ही उनको पता लगा कि भाई अमेरिका ने बहिष्कार कर रखा है, डोनाल्ड ट्रंप वहां जाएंगे नहीं, तो तुरंत वहां का कार्यक्रम बना लिया। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में जाकर भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनको चैन से रहने नहीं दे रहे हैं। और एक खबर और बड़ी चर्चा में है कि नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में अमित शाह ने एक मुख्यमंत्री से उनका हालचाल पूछ लिया, और कुछ ऐसे अंदाज में पूछ लिया जिससे विदाई की कई तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में जो वीडियो करे उसमें कुछ जानकारी और अपने दर्शकों के सामने रख सके, आज नहीं तो कल। जी शिव जी। चलिए, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है और दर्शकों को समझना चाहिए कि बिहार में आखिर क्या खेल हो रहा है। खेल होगा या खेला, किसकी किस्मत में और कब लगेगा मेला, 5 साल तक तो इंतजार करना पड़ेगा। 5 साल बाद ही तय होगा। इसी सरकार के जरिए आपको रहना होगा। वो बात अलहदा है कि नीतीश कुमार का मन पसीज जाए और उनका आंकड़ा 100 से पहले चले जाए, जो संतोष पाठक जी कह रहे थे। और उसके लिए आज चर्चा भी है। मैं 2-3 जगह आज सोशल मीडिया पर, एक्स पर पोस्ट देख रहा था कि 4 विधायक उपेंद्र कुशवाहा के, 1 विधायक बहुजन समाज पार्टी का और आईपी पार्टी के गुप्ता जी, यानी 6 हो गए। तो 85 और 6 91 हो जाते हैं। और 5 विधायक में से 4 AIMIM के, तो ये 95 का संख्या तो आ चुकी है। और कहीं उन्होंने जीतन राम मांझी को समझा लिया तो ये आंकड़ा 100 हो जाएगा। और 100 होने के बाद 35 बचे इंडिया गठबंधन के, तो नीतीश कुमार के पास फिर गेंद उनके पाले में रहेगी कि वो जब चाहें तब सत्ता का लाभ, जिधर से चाहें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, फिर बदलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ डिप्टी CM। और इस बार लालू प्रसाद की पार्टी इतना बड़ा सौदा करने में अग्रसर नहीं होगी कि वो मुख्यमंत्री पद का सौदा करे। उन्हें तो गृह मंत्रालय भी ना दो तब भी चलेगा, सूचना मंत्रालय दो तब भी चलेगा, उन्हें कोई मंत्रालय मत दो, केवल डिप्टी CM बना दो, वो उसी में खुश हो जाएंगे। तो एक बार फिर बदलता परिप्रेक्ष्य दिखेगा। और अगर AIMIM के 4 विधायक नीतीश की पार्टी में सम्मिलित हो जाते हैं तो फिर ओवैसी के पास कुछ अगले चुनाव में जाने के लिए नहीं बचेगा, क्योंकि ओवैसी अपनी पार्टी को नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि बसपा के साथ जो हुआ लगातार, उसी के वजह से बसपा आज यहां पहुंची है। जब आपके जीते हुए विधायक आपके पास नहीं रोक पाते हो, इसका खामियाजा बड़ा कांग्रेस ने उठाया है। मध्य प्रदेश में जाने के बाद कांग्रेस उबर नहीं पाई है। राजस्थान में गड़बड़ होते होते बची थी। और अभी भी कांग्रेस के लिए कर्नाटक कोई मुफीद राज्य नहीं है। लेकिन फिर हम यही कहेंगे कि बिहार की सरकार तो बन गई है, लेकिन सरकार कब तक चलेगी, किसके साथ चलेगी, ये कह देना आज भी
वही यक्ष प्रश्न है जो पहले दिन था। तो फिलहाल संतोष जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। माइक म्यूट है आपका। शिव जी बस एक अंतिम कमेंट जोड़ दूंगा मैं। मेरी जानकारी यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी टूटेगी तो नीतीश कुमार को सिर्फ अपनी पार्टी को ही नंबर 1 नहीं बनाना है, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल को भी थोड़ा सा मजबूत बना के रखना है ताकि बीजेपी कंट्रोल में रहे। तो ओवैसी की पार्टी जब भी टूटेगी वो राष्ट्रीय जनता दल के अंदर जाएगी, लेकिन उनके पास जो बाकी विधायक, जो आपने जीतन राम मांझी का जिक्र कर दिया, वो ओवैसी की पार्टी की कमी जो है वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक कर देंगे, जिनको टूटने से बचाने के लिए एक अजीब सा तर्क देके, जिसको बिहार में कहा जाता है थेट्रोलॉजी, वो थेट्रोलॉजी वाला तर्क देके उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि विधायक को बनाएंगे तो पार्टी टूट जाएगी। अरे भैया, ऐसे लोगों को टिकट दे के विधायक बनाते क्यों? तो बाकी बिहार की जनता मालिक है, उसमें कुछ कह नहीं सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आभार। धन्यवाद आपका।